हेलो दोस्तों। तो ये बेसिकली पार्ट थर्ड है यूपीएससी 2018 पेपर का। इसके पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू बनाया है, और मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी में सबसे बेस्ट तरीका ट्रिक्स को सॉल्व करने का तभी होता है जब आप पहले से लेकर के 100 क्वेश्चन तक को एक सीक्वेंस में सॉल्व करें। तो इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से लॉजिकल गेसिंग एलिमिनेशन ट्रिक्स को अच्छे से इंटरनलाइज कर पाएंगे, कहने का ये मतलब है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग 28 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यूपीएससी ने पूछा था कि इसके पहले हम 27 क्वेश्चन तक डील कर चुके हैं, ठीक है। यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि भीम ऐप जो है वो अलाउ करता है यूजर को टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ अ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। पढ़ के लग रहा होगा कि बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि काम ही यही होगा यार, यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करना, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे भी कि रुपे, भीम, यूपीआई सब के बारे में जो है, जिसका रेगुलेटर इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई बेसिकली रेगुलेट करता है ये सब चीज़ों को। तो न्यूज़ में बहुत समय से ये चलते आ रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बहुत जनरल है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई भी स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये पहचानना है कि वाइब क्या आ रहा है उस स्टेटमेंट को पढ़ के। पॉजिटिव वाइब आ रहा है कि नेगेटिव वाइब आ रहा है। इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब आएगा, और जहां वाइब पॉजिटिव आ रहा है उस स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है कि वो राइट है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है आपका। दूसरा यूपीएससी ने पूछा था कि while a chip pin debit card has 4 factors of authentication, Bheem app has only 2 factors of authentication। एक स्टेटमेंट के अंदर वापस दो फैक्ट, मैंने आपको बताया सेम स्टेटमेंट में 2 फैक्ट, 3 फैक्ट, 4 फैक्ट अगर दिए हुए हैं तो उस स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। सबसे पहले 4 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, अब 4 है कि 3 है कि 10 है, 20 है, 50 है, मुझे नहीं पता। दूसरा यूपीएससी ने पूछा भीम ऐप हैज ओनली 2। अब यार ओनली 3 हो सकता है, ओनली 4 हो सकता है, वापस 2 फैक्ट। तो ये यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं होता है, भीम ऐप में बेसिकली 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है। तो 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, इसका आंसर 1 ओनली होगा। सुपर इजी क्वेश्चन था, ट्रिक से ही सॉल्व होता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन के लिए पढ़ के जा रहे हैं फिर यूपीएससी निकलेगा ही नहीं, कहने का ये मतलब है। ये सब क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं होता है, ये सब क्वेश्चन ऑन स्पॉट बैठ करके एग्जाम में सॉल्व करने के लिए होता है। फिर यूपीएससी ने पूछा था अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन ए लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। तो मुझे नहीं पता था इसका आंसर, यूपीएससी ने इसका आंसर बेंगलुरु दिया था। तो ये इसमें अब लोग 100 तरीके के ट्रिक लगा रहे हैं कि यार ऐसे लॉन्गिट्यूड था तो शायद बैंगलोर पास में होता, ये गेसिंग करते, वो गेसिंग होते हैं। एग्जाम टाइम पे ये सब क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं, सिंपल सी बात है। हर क्वेश्चन के ऊपर में ट्रिक नहीं लगता है। अब या तो पता है बैठ करके स्केल से, अगर आपने मैपिंग किया होगा कि अच्छा स्केल खोल करके आप बैठ करके एक एक कर रहे हैं तो फिर आपसे ये अटेम्प्ट होगा। और अगर आपको नहीं होता है तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है। मतलब मैंने इसका मार्क कर दिया था शायद नागपुर या पुणे में से, रॉन्ग था मेरा क्वेश्चन। ये 29 होगा ही नहीं, मतलब कहने का ही मतलब है। अगर राइट हो जाता है आपका तो फिर अच्छा है, आपका मैपिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर यूपीएससी ने 30 क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कन्वेंशन 138 और 182 क्या चीज से रिलेटेड है। तो ये आईएलओ का कन्वेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का ये मतलब है हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहता है ये कन्वेंशन से रिलेटेड। आईएलओ का कन्वेंशन से रिलेटेड नहीं, बट कुछ कुछ चीजों के बारे में यूपीएससी पूछते रहता है। जैसे 138 और 182 जो है वो बेसिकली आपका चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। तो आईएलओ में आप देखेंगे टोटल 8 कन्वेंशन है, जिसमें इंडिया ने टोटल 6 कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, 2 कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। जानने की इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको पता होना चाहिए आईएलओ का कन्वेंशन 182 के बारे में, कि आईएलओ का जो कन्वेंशन 182 है जो है चाइल्ड लेबर के साथ में डील करता है, ये इकलौता ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है विच हैज बीन यूनिवर्सली रेटिफाइड। कहने का मतलब है कि जितने भी आईएलओ में 187 मेंबर कंट्रीज है, तो जितने 187 के 187 मेंबर कंट्रीज है वो सारे के सारे लोगों ने ये 182 वाले कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यूपीएससी अगले बार कुछ पूछा आईएलओ के बारे में या चाइल्ड लेबर के बारे में, ये स्टेटमेंट फ्रेम हो करके आ सकता है, तो एकदम अलर्ट होकर के इस स्टेटमेंट को सुनिएगा वापस जो मैं कह रहा हूँ कि आईएलओ का जो कन्वेंशन नंबर 182 है, इट हैज बीन यूनिवर्सली रेटिफाइड बाई ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएलओ। तो ये बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आईएलओ के 8 कन्वेंशन में से 6 कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई किया है। ये पढ़ लीजिएगा आईएलओ थोड़ा डिटेल में, जनरली मैं पढ़ने नहीं बोलता, बट आईएलओ थोड़ा यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया तो शायद अगली बार वापस पूछ सकता है। इसलिए आप पढ़ लीजिएगा कि वो 8 कन्वेंशन में से कौन कौन कन्वेंशन को इंडिया ने रेटिफाई किया था। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं वो 2 कन्वेंशन जिसको इंडिया ने नहीं रेटिफाई किया। तो अगले बार अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको पता होगा कि ये 2 को रेटिफाई नहीं किया तो उसके हिसाब से फिर आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो ये आईएलओ के बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि रिगार्डिंग मनी बिल कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration या फिर regulation of any tax। लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एज इट इज, तो पता है आपको कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मनी बिल एज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दूसरा भी
बेसिक स्टेटमेंट है, ये भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। तीसरा आप पढ़ेंगे कि अब मनी बिल इज कंसिडर्ड विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया नहीं होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। लक्ष्मीकांत बुक अगर आपने मनी बिल अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पता होगा आपको कि सब कुछ राइट है, मतलब ये सब कुछ पॉइंट्स कवर है उसमें। तो ये कंटिजेंसी नहीं होता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, तो सी आपका रॉन्ग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आर्टिकल 110 आपको अच्छे से पढ़ना है। फाइनेंशियल बिल 1 फाइनेंशियल बिल 2 के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आर्टिकल 117 वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मनी बिल जो है उसे कौन बताता है कि बेसिकली वो मनी बिल है कि मतलब ऑर्डिनरी बिल है, उसे कौन बताता है, बेसिकली लोकसभा स्पीकर, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो वो सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, ठीक है। उसके बाद में आपका और भी 2-3 चीज़ें बिल से रिलेटेड जो चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल बिल हो गया, 1 और 2 के बीच का डिफरेंसेस, तो ये सब यूपीएससी पूछते रहता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि जो वैल्यू होता है ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको पता ही होगा कि एमएलए का जो इलेक्शन होता है उसमें हर पॉपुलेशन वाइज होता है, तो हर स्टेट में हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग अलग होता है, तो नॉर्मल सा बात है कि हर एमएलए का जो वोट भी है वो भी वैरी करेगा, तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा अगर आप देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज जो होते हैं लोकसभा का इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द एमपीज ऑफ राज्यसभा, तो ये फालतू स्टेटमेंट है, मावाहियत स्टेटमेंट है। रीजन बीइंग कि जो एमपीज होते हैं, चाहे वो लोकसभा के एमपी हो चाहे राज्यसभा के एमपी हो, दोनों का वोट का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्टेट नहीं दिया है ना, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे ईच एमएलए थे कि वेरी करते थे स्टेट टू स्टेट, तो पॉपुलेशन बेसिस पे हो रहा है, तो बेसिकली नॉर्मल सा बात है, किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, किसी स्टेट में पॉपुलेशन कम होगा, तो एमएलए का वोट वेरी करेगा। बट ये जो एमपीज का वोट के बारे में बात होता है कि लोकसभा का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द एमपीज ऑफ द राज्यसभा, तो ये गलत दिया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपीज का वोट का वैल्यू सेम ही होता है, तो 2 स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये आपका आईएए के बारे में कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो मैंने अभी आपको बताया था पार्ट 2 वाले वीडियो में, मैंने आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में बताया था, एनपीटी के बारे में बताया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। वहीं से मैंने आपको बताया था आईएए के बारे में, शायद मैंने आपको नहीं बताया था। आईएए के बारे में याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना, बेसिकली 1957 में इसे फॉर्म किया गया था, और ये जो एजेंसी है इसका बेसिकली ये चेक करने के लिए बनाया गया था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली अगर कोई देश इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो पीसफुल यूज के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेसिकली उसका यूज सिविलियन पर्पस के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको बेसिकली चेक करना आईएए का काम होता है। मिलिट्री वालों को चेक नहीं करता है, ठीक है, कोई भी देश अपना मिलिट्री वाला खोल करके नहीं रखता क्या वो मेरे मिलिट्री वाली न्यूक्लियर एनर्जी को बैठ करके चेक कर लो, कोई देश नहीं करता ऐसा। बट सिविलियन पर्पस के लिए उसे यूज किया जा रहा है कि नहीं यूज किया जा रहा है, इस पर्पस को चेक करने के लिए बेसिकली आईएए जो है काम करता है, बात पता होना चाहिए। आईएए जो है वो ये नहीं बोल रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना ही बंद कर दो, वो कह रहा है यूज करो, बट वो पीसफुल यूज करना चाहिए, ये नहीं कि बैठ करके न्यूक्लियर मिसाइल बना रहे हैं दूसरे देश के ऊपर में अटैक करने के लिए, ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा आईएए के बारे में ये पता होना चाहिए कि आईएए जो है वो यूएन का पार्ट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूएन, ये बात पता होना चाहिए। यूपीएससी स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा, अगले बार पूछ लेगा कि आईएए इज अ पार्ट ऑफ यूएन, रॉन्ग स्टेटमेंट है, आईएए इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूएन, और बेसिकली सिविलियन रिएक्टर्स या फिर सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को चेक करने के लिए आईएए का गठन किया गया था, बात पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर कोई भी कंट्री एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई करता है आईएए के साथ में तो क्या होगा। अगर आप देखेंगे कि एक तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिया है डी, द कंट्री ऑटोमेटिकली, अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, कहीं पे भी ऑटोमेटिकली आता है, ऑटोमेटिकली, स्टीडली, इनॉर्मसली, ये सब यूपीएससी में रॉन्ग होता है, तो डी को सबसे पहले मैं एलिमिनेट करता अगर मुझे नहीं आ रहा होता तो। दूसरा, द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द एनएसजी, तो ये आईएए का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि एनएसजी से हम लोग यूरेनियम जो है वो खरीद लेंगे। मैंने आपको एनएसजी का कॉन्सेप्ट बताया था कि इंडिया एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है, बट एनएसजी का मेंबर इंडिया बन नहीं पा रहा है, क्योंकि एनएसजी में एक चीज लिखा हुआ है कि एनएसजी का मेंबर वही बन सकता है जो एनपीटी को साइन करेगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, और इंडिया ने अभी तक एनपीटी को साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि एनपीटी जो है वो डिस्क्रिमिनेटिंग है, तो इसीलिए सी जो है वो आंसर मतलब ये नहीं होगा, फालतू स्टेटमेंट दिया हुआ है ये कि प्रिविलेज होगा, यूरेनियम खरीद सकते हैं, सब वाहियात स्टेटमेंट है।
बी पढ़ेंगे मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ आईएईए। मैंने अभी बताया कोई भी देश अपना मिलिट्री खोल करके नहीं रखेगा कि आओ और देख करके इंस्पेक्ट करके चल जाओ। सिविल वाला आकर के देख सकते हो, बट मिलिट्री वाला कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो ये आपका बी खत्म। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कि सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर आईएईए सेफगार्ड, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और जनरली दूसरा अगर आप ट्रिक लगाएंगे इसमें, ए और बी में से एक आंसर होना चाहिए। रीजन बीइंग, पहला सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बोल रहा है, दूसरा मिलिट्री न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फिर इंस्टॉलेशंस के बारे में बात कर रहा है। तो या तो सिविल होगा या तो मिलिट्री होगा। ये आपके दिमाग में लग रहा होगा कि यार आईएईए के अंदर में शायद सिविल को चेक करने के लिए आईएईए का गठन किया होगा, या तो मिलिट्री को चेक करने के लिए काम करेगा। तो दोनों में से एक होना चाहिए। तो ये सोच करके आप सिविलियन मार्क करते हैं, आपका आंसर राइट हो जाता है। और यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली को डिड्यूस करते हैं, सी आंसर होता नहीं, ए और बी में कंफ्यूजन होता। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते, सिविलियन आप मार्क कर देते कि मिलिट्री वालों को क्यों ही इंस्पेक्ट करने देगा कोई भी देश। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है। और ये सोच करके फिर आप सिविलियन मार्क करते, आपका आंसर ए निकल जाता। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द अबव आर द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। तो एशियान के कौन कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर्स है। तो अगर आपने पढ़ा होगा एक आरसीईपी, ये सब का भी कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये सब का। अगर आपने कोई मैगजीन पढ़ा होगा उस टाइम पे, विजन आई, ये सब के मैगजीन में कवर था। तो फ्री ट्रेड पार्टनर्स में आपका इंडिया है, जापान है, चाइना है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसे आप एडिशनल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करके याद रख सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ पोस्ट होता नहीं है, बट ACJI करके याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, CJI मतलब जापान, चाइना और इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली आपके फ्री ट्रेड पार्टनर्स है एशियान के। और कनाडा और यूएसए नहीं है। थोड़ा आप ऐसे भी सोच सकते थे कि क्या हो सकते हैं फ्री ट्रेड पार्टनर्स। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आपको लगेगा कि एशिया के साइड में कौन कौन से हैं, ऐसे सोच करके आप थोड़ा इमेजिन करते तो आपको लगता है कि इंडिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है। एशिया के साइड में ऑस्ट्रेलिया भी है, बट कनाडा यूएसए जो है वो तो आपका ये क्या कहते हैं, एशिया का पार्ट नहीं है। तो ये सोच करके आप थोड़ा एलिमिनेट करके ना इसे, इसका आंसर आप यहाँ तक पहुंच सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया आंसर है, 1 होगा, 3 है, 4 है और 5 है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 3 4 5, सी इज द आंसर। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान। एशियान का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है। फ्री ट्रेड पार्टनर है बट इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान। तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब जो है ये सब एशियान के मेंबर्स होते हैं। एशियान के ऊपर में जितने मेंबर्स है पता होना चाहिए। यूपीएससी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल मेंबर पूछ रहा है। यूपीएससी ने G20 के ऊपर मेंबर्स पूछा था। सोचिए अगर आपको वो 20 कंट्रीज के बारे में नहीं पता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो वो G20 कंट्रीज के मेंबर्स कौन है, SCO सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन कौन से, एशिया के कौन कौन से मेंबर्स है, ठीक है। तो ये सब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, सबके मेंबर्स आपको एज इट इज पता होने चाहिए। मैं उसका वीडियो बना करके डाल दे रहा हूँ, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट मेंबर्स है वो आप देख सकते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सबके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो गाक्सा इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस इन 2015। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक फैक्ट दिया है पेरिस, दूसरा फैक्ट दिया है 2015। दूसरा अगर आप देखेंगे मेंबरशिप ऑफ गाक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे एनी भी दिया हुआ है, मतलब दूसरा भी आपको लगेगा डाउट। तीसरा अगर आप देखेंगे इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गाक्सा। अब इंडिया इंस्ट्रूमेंटल था कि नहीं, इसमें भी अगर आपका डाउट है। अब सबसे पहले मेरे दिमाग में आता, मैं सॉल्व करता तो क्या करता, मैं 1 2 एंड 3 को एलिमिनेट करता कि यार तीनों के तीनों तो राइट है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो गई। अब मेरे पास में 3 ऑप्शन बचता है, या तो आंसर ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको तीनों में ही डाउट होगा। और ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अजीब सा नाम है, मतलब थोड़ा लग रहा होगा कि अजीब सा, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। जनरली ये सब अगर आपने ढंग से इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, ये सब आपने इंपॉर्टेंट वाले पढ़े होंगे। जनरली इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ। जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, या फिर इंपॉर्टेंट बहुत समय से चलते आ रहा है कोई एक्ट वैक्ट, तो वो बाइंडिंग होते हैं। इसके अलावा जितने भी वाहियात जैसा या फिर थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा होगा आपको, वो सारे नॉन बाइंडिंग होते हैं। क्योंकि यार जो एक बहुत समय से चलते आ रहा है एक्ट, बहुत समय से अगर कुछ रेगुलेशंस या फिर कुछ रूल्स चलते आते आ रहा होता है इन्वायरमेंट में, उसका भी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस अभी तक में कोई गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं होती है। तो कोई अजीब सा साउंडिंग अगर जैसे ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इस तरीके के कुछ अलायंस बनता है, उसका बाइंडिंग हो जाना, ठीक है, थोड़ा आपको सुन करके अटपटा टाइप का लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। अब आप 2 को राइट करते हैं, इसका आपको डाउट होता है कि ए होगा, सी होगा या डी होगा आंसर। टफ क्वेश्चन था कहने का मतलब है, इसमें आप एलिमिनेशन आप कितना यूज करते हैं, स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। मैंने भी इसका क्वेश्चन मार्क किया था, इसका मैंने मार्क किया था, मैंने तो नेगेटिव वाला मार्क कर दिया था क्योंकि मेरा आदत है डज नॉट को ही हटाना सबसे पहले। तो मैं 2 का एलिमिनेट करके मैंने मार्क कर दिया था 1 एंड 3। मैंने सोचा कि इंडिया इंस्ट्रूमेंटल तो होगा ही होगा, ये सोच करके मैंने 1 एंड 3 मार्क किया, चेक किया कि
आंसर रॉन्ग है। तो कहने का ये मतलब है कि सब क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता है। 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अभी तक 2 ही क्वेश्चन था जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, बाकी 10 क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट का कहने का मतलब है वो वाले ट्रिक लग रहे हैं। कहने मतलब आप आंख बंद करके मार्क कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है। तो इंडिया जो इंस्ट्रूमेंटल नहीं था, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया इज ए सिग्नेटरी बट इंडिया इंस्ट्रूमेंटल नहीं था। मेंबरशिप ऑफ गाक्सा बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक का पार्ट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्वायरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अलायंसेस होते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं। उसके अलावा जितने भी चीजें हैं ना वो नॉन बाइंडिंग होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गाक्सा इज एन आउटकम ऑफ द ये हेल्ड इन पेरिस इन 2015, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, टू ओनली होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाहियात क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है। ये ट्रिक से बेसिक ट्रिक का क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना, मतलब महावाहियात स्टेटमेंट है। आपको लग ही रहा होगा कि एग्जामिनर जानबूझ करके फ्रेम किया है कि डिजिटल इंडिया का प्लान क्या है कि जैसे इंटरनेट कंपनीज ये क्या कहते हैं चाइना ने बेसिकली फॉर्म करके रखा है, उस तरीके के इंडिया में फॉर्म कर दे। तो ये बेसिकली हमारा डिजिटल इंडिया नहीं है। हमारा डिजिटल इंडिया का प्लान है जितना हो सके लिटरेसी रेट को बढ़ाना, ताकि डिजिटल इंडिया, एक तो लोग डिजिटली लिटरेट हो सके, ठीक है। उसके बाद में इसके 9 पिलर्स दिए हुए डिजिटल इंडिया के, वो 9 पिलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इंटरनेट कनेक्शंस और वाईफाई कनेक्शंस बेसिकली रूरल एरियाज तक प्रोवाइड कर सके, लोगों के घर तक पहुंचे। तो ये सब बेसिकली प्लान है हमारा डिजिटल इंडिया का। will establish a policy framework to encourage overseas multinational corporations that collect big data to build their large data centers within our national geographical boundaries। मतलब ये दूसरा महावाहियात स्टेटमेंट लगेगा आपको कि हम लोग जैसे बिग डेटा जो कंट्रीज कलेक्ट करें, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जीडीपीआर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो यूरोपियन यूनियन का बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन रूल है। जैसे क्लाउड एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा जो यूएसए का है। तो वैसा बेसिकली एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना ताकि ओवरसीज मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो हमारा डेटा लेकर के चल जाए। मतलब इससे घटिया स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता है। तो 2 जैसे ही आप पढ़ेंगे, 2 को एलिमिनेट करेंगे, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 3 ओनली। और 3 पढ़ के आपको थोड़ा जनरल पॉजिटिव वाइब भी आएगा। मैंने आपको बताया भी पॉजिटिव वाइब है कि नेगेटिव वाइब है, वो वाइब पहचानना है। तो 3rd अगर आप पढ़ेंगे कि कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places and major tourist centers, ये स्टेटमेंट राइट है। बहुत जनरल स्टेटमेंट अगर आपको लगेगा तो इसका आंसर 3 है, 3 ओनली होगा। और 2 जैसे एलिमिनेट करेंगे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से ट्रिक लगता है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कौन से टाउन्स है और उसकी कंट्रीज बताना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, सारे न्यूज़ में थे, तो ये इजी क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन नहीं था। तो एलेपो जो है वो आपका सीरिया में, किरकुक जो है वो आपका इराक में, मोजुल भी आपका इराक में, और मस्जिद शरीफ आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। क्योंकि आपने अफगानिस्तान के मैप को भी अच्छे से पढ़ा होगा कि गार्डन हाईवे बनता है मस्जिद शरीफ से, ऐसे जाते हुए पूरा ऐसे करके एक गार्डन हाईवे बनाया जाता है। तो ये अफगानिस्तान मस्जिद शरीफ आपको पता ही होगा। तो 4 राइट है, तो 4 आपका बी में है और डी में है। तो सी आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा, या तो आंसर 1 होगा या तो आंसर 3 होगा, मतलब बी और डी में से होगा। एलेपो आपका सीरिया में, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4, बी इज द आंसर। ऐसे मुझे ये पता था किरकुक को मौसूल का, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बनाया था मैं वो ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो 4-5 कंट्रीज को मैंने एक ही साथ में याद किया था, इराक वाले। तो मैंने ऐसे बनाया था एक ऐसे ही राइम के रूप में कि किरकुक किरकुक मत कर मोसूल, सीन जार भर जाएगा इरबिल। तो ऐसे करके मुझे याद था ये कि किरकुक जो है, किरकुक किरकुक मत कर मोसूल, तो किरकुक मोसूल जो है वो इराक में, सीनजार SINJAR, तो सीनजार करके भी एक सिटी है वो भी इराक में, और इरबिल IRBIL, इरबिल भी एक सिटी है जो इराक में। तो मुझे पता था कि किरकुक मोसूल इरबिल और सीनजार ये इराक में आता है। तो ये सोच करके मैंने 2 और 3 मुझे पता चल गया था कि ये दोनों रॉन्ग है। और एलेपो सीरिया में, एलेपो का मुझे पता नहीं था बट मस्जिद शरीफ का मुझे पता था। तो फिर मैंने मार्क किया था इसका आंसर 1 and 4, तो वही आंसर था, बी इज द आंसर, ठीक है। फिर एक 38 में यूपीएससी ने पूछा था कि इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेस्टोरेटरी पावर्स जो है किसको दिया गया है। तो इजी क्वेश्चन था, ये गवर्नर जनरल को दिया था, आपने पढ़ा भी होगा। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाले एक्ट्स हैं, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट आप पढ़ लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 का, या फिर आपका 1935 का, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। एक यूपीएससी ने वापस 2020 के पेपर में पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वीमेन को मतलब बेसिकली राइट मिला था कि नहीं मिला था वोटिंग का, ऐसा करके यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट फ्रेमवर्क किया था। तो ये सब पता होना चाहिए।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। 1935 में सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट उसे फिर 1937 में हटा दिया गया था। 1919 वाले एक्ट में क्या होता है कि डायरकी को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोविंसेस में, बट 1935 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है सेंटर में, बट वो चलता नहीं है, इसलिए 1937 में एबॉलिश कर दिया जाता है। तो ये रेसिडुअरी पावर आपका बेसिकली गवर्नर जनरल के पास होता है, बात पता होना चाहिए, तो इसका आंसर बी होगा। फिर 39 यूपीएससी ने पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the assembly। तो ये स्टेटमेंट राइट है कि जो स्पीकर होते हैं बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के, लोकसभा को भी आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आपने स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप स्टेटमेंट को आप लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि लोकसभा में अगर स्पीकर को बेसिकली अपना ऑफिस हटाना पड़ता है, अगर वो सीजेस टू ए मेंबर ऑफ द असेंबली, तो ठीक है, जनरली ये कॉन्स्टिट्यूशन में टू बी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट ये कन्वेंशन के रूप में चलते आ रहा है कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं जनरली वो जो रूलिंग पार्टी होती है उससे होती है, और जो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं वो आप देखेंगे कि जनरली जो अपोजिशन पार्टी वहाँ से आती है, मतलब आते हैं बेसिकली, आप देखेंगे आपको देखने को यही मिलेगा, ये कन्वेंशन के थ्रू डेवलप होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली। देखा होगा कि इमीडिएटली नहीं करते, जानबूझ करके दे दिया इमीडिएटली, और आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत, तो आपको पता होगा कि इमीडिएटली ऑफिस वैकेट नहीं करते हैं। प्रोटम स्पीकर के बारे में भी आपको पता होता है कि वो जनरली फर्स्ट मीटिंग तक वो अपनी सीट को छोड़ते नहीं है, फर्स्ट मीटिंग के बाद में जब प्रोटम स्पीकर से अपॉइंट हो जाता है उसके बाद में वो जनरली ऑफिस को वेकेट करते हैं। तो इमीडिएटली नहीं होता है, ऐसे भी इमीडिएटली बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली, इमीडिएटली, स्टीडली, एनॉर्मसली, ड्रास्टिकली, तो ये सब वर्ड जहाँ पे भी है रॉन्ग मान करके चलना है आपको। तो 2 जैसे ही हटा, इसमें आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया 1 ओनली। इमीडिएटली याद रखिएगा, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, तो रॉन्ग हो जाता है इमीडिएटली अगर कहीं पे भी देखने को मिलेगा तो। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, पता नहीं, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। पर अगर आप सी और डी पढ़ेंगे ना, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, पढ़ के लग जाएगा महावाहिया, तो महाघटिया स्टेटमेंट है, मतलब अजीब सा स्टेटमेंट लगेगा कि लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल अगर लिबर्टी है, तो ये मतलब अजीब सा साउंड कर रहा है। डी पढ़ेंगे, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, ये भी पढ़ करके लगेगा कि लॉ एंड लिबर्टी का रिलेशनशिप नहीं है, अजीब सा स्टेटमेंट लगेगा। आपको डाउट होगा पहला और दूसरा में कि इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, आपको लगेगा कि ज़्यादा लॉज होने के कारण क्या होता है कि लिबर्टी कम हो जाता है, यही लॉ और लिबर्टी का रिलेशनशिप है। और इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, इसमें भी आपको लगेगा कि लिबर्टी अगर लॉज है ही नहीं तो लिबर्टी है ही नहीं। इसका आंसर बी है, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। मैंने इसका आंसर ए मार्क किया था क्योंकि मुझे नेगेटिव स्टेटमेंट से नफरत हो गया है, तो कहने का ये मतलब है नेगेटिव स्टेटमेंट देखते ही मैं उसे काट देता हूँ। तो देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, तो बी जो है इसका आंसर है, और इसका आंसर ए नहीं होगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए लॉ और लिबर्टी का क्या रिलेशनशिप है, कि अगर लॉज होगा ही नहीं तो लिबर्टी भी नहीं है, क्योंकि कानून का मेन पर्पस क्या है, कानून का मेन पर्पस है लोगों को फ्रीडम देना, लिबर्टी देना। तो अगर लॉज एंड रेगुलेशंस प्रॉपर तरीके से हैं तो लोग कानून के रहते हुए प्रॉपर तरीके से अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है, ठीक है। क्योंकि आपने लिबर्टी भी पढ़ा होगा कि एक पॉजिटिव लिबर्टी होता है, एक नेगेटिव लिबर्टी होता है, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी, और नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है, फ्रीडम को कर्व कर लेना। तो अगर लॉस ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप्ड है तो आपका लिबर्टी प्रोटेक्टेड है, तो आप प्रॉपर तरीके से काम और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी ने पूछा था कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते अगेंस्ट द गवर्नर इन एनी कोर्ट। हाँ, स्टेटमेंट राइट है, आपको पता ही होगा, आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा होगा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट में नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस होल्ड करके रखें, और सिविल प्रोसीडिंग्स करने के लिए 2 महीना का टाइम पीरियड लगता है, आपने पढ़ा होगा ये चीज़। तो पहला स्टेटमेंट जो राइट है, जो इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस दिए जाते हैं गवर्नर को शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ये भी आपने पढ़ा होगा, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, दोनों राइट है। इजी क्वेश्चन था, रॉन्ग नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, द वेल नोन पेंटिंग बनी थनी वो किसको बिलोंग करता है, तो इट बिलोंग्स टू किशनगढ़ स्कूल। पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो बनी थनी है ये आपका बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग होता है, ठीक है। पेंटिंग वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे बेसिकली कि ये मिनिएचर पेंटिंग होता है, और राजस्थान में बहुत सारे स्कूल्स आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने मारवाड़ स्कूल पढ़ा होगा, तो जो मारवाड़ स्कूल होता है उसी से आपका किशनगढ़ जो पेंटिंग है, मारवाड़ रीजन ऑफ किशनगढ़ स्कूल, उसी से बिलोंग करता है, पता होना चाहिए आपका। पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं एकदम डिटेल में पढ़िएगा।
आर्किटेक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली अगर पेंटिंग और आर्किटेक्चर को एक साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई होता है। क्योंकि जब आप अजंता एलोरा वहाँ से पेंटिंग्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि समय के हिसाब से कैसे पेंटिंग्स चेंज हो जाती है, आर्किटेक्चर कैसे चेंज हो जाता है, फिर आप बेसिकली अलग अलग तरीके से आर्किटेक्चर में मूव करते हैं और गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ के आर्किटेक्चर को देखते हैं, ठीक है। तो वो सब पोर्शन आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, कहने का ये मतलब है आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स डिटेल में पढ़ना है। फिर एक यूपीएससी ने पूछा था कि व्हाट इज थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो क्या है इसमें से, तो मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था, ठीक है, कैसे मार्क करता है ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए थार्ड के बारे में यूपीएससी ने पूछा है, कोई भी देश जो होता है जब वो अपने मिसाइल या फिर कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी सबमरीन ये सब कोई भी चीज़ का नाम रखता है ना, तो वो अपने लैंग्वेज में रखता है, अपने देश के लैंग्वेज में रखता है। तो इसराइल अगर रखता तो वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से रखता, यहूदी वहाँ पे ज़्यादा है, ज्यूज पीपल जूडिज्म ये सब, तो वैसा कुछ लैंग्वेज में रखता। इंडिया जो है अगर वो कुछ रखता है तो अपने लैंग्वेज में रखता है, हिंदी में, जैसे नाग रखा है इंडिया ने, त्रिशूल, अग्नि, ये सब आपने पढ़ा होगा, विराट, ये सब बेसिकली सबमरीन ये सब है, या फिर मिसाइल्स ये सब है, इंडिया हिंदी में नाम रखता है। अमेरिका जो है वो अंग्रेजी में रखेगा, इंग्लिश में रखेगा। साउथ कोरिया, जापान, ये सब जो है वो अपने लैंग्वेज में रखेंगे, अजीब सा नाम में रखेंगे, मतलब जो भी उनका लैंग्वेज है। तो पढ़ करके मुझे समझ में नहीं आता, बट मैं ये देखता कि थर्ड जो है वो इंडिया नहीं रखेगा, हिंदी में रखता, साउथ कोरिया जापान अपने लैंग्वेज में रखते, इसराइल अपने लैंग्वेज में रखता। तो ऑप्शन यहाँ पे बस बचता आपका अमेरिका। तो ये सोच करके आप सी मार्क कर देते, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। ये सेम ट्रिक ना दो तीन और भी अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगेंगे, तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए थर्ड के बारे में, ठीक है। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिस जो है वो डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब लॉर्ड कृष्ण के लिए है कि और कोई भगवान के लिए, ये मुझे नहीं पता। यूपीएससी ने फिर पूछा त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, ठीक है, सेवरल न्यू रागास पढ़ के पता चल रहा है क्या, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है कि क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, क्रिएट किए होंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं दिया है कि 500 किए, 1000 किए सेवरल, मतलब बहुत सारे किए, ठीक है, बहुत बहुत जनरल स्टेटमेंट है। तो टू राइट है, जैसे टू आप मार्क करेंगे राइट है तो ए आपका कट जाएगा, तो ऐसे या तो बी होगा या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि अन्नमाचार्य और त्यागराज जो है वो कंटेम्प्रेरीज है। ये यूपीएससी का ट्रिक है, याद रखिएगा। यूपीएससी का आदत है जानबूझ करके कंटेम्प्रेरी देगा, दो जन को कंटेम्प्रेरी बनाने का यूपीएससी का आदत है, नहीं भी होंगे तो भी उठा करके दे देगा कि कंटेम्प्रेरी है। और हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन रॉन्ग आया है, 4-5 बार कंटेम्प्रेरी के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और हर कंटेम्प्रेरी यूपीएससी का रॉन्ग हुआ है। तो 3 को जैसे आप एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से डी जाता है, यहाँ से सी जाता है, यहाँ से ए जाता है, आपका डायरेक्टली आंसर मिल जाता है 2 एंड 4। नहीं भी आता कॉपी में लिख लीजिए कहीं पे कि कंटेम्प्रेरी यूपीएससी में रॉन्ग होता है। फिर चौथा, अन्नमाचार्य कीर्तन आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। अब लॉर्ड वेंकटेश्वरा है कि और कोई भगवान है। अब देखिए आपको डाउट होता कि अगर आपको कंटेम्प्रेरी वाला ट्रिक पता है तो आप डायरेक्टली 3 को एलिमिनेट करते आपको आंसर 2 एंड 4 मिल जाता। मान लीजिए अगर आपको कंटेम्प्रेरी वाला नहीं पता है तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपको पता है कि 2 जो है वो जनरल स्टेटमेंट है, ये सोच करके आप 2 को राइट मार्क करते हैं। तो 2 राइट है, इसका मतलब बी आंसर होगा, तो सी होगा तो डी होगा, मतलब ए आंसर नहीं होगा। फिर आपको डाउट होता है कि 1 और 4 में कौन सा राइट है। अगर आप डी चौथा स्टेटमेंट देखेंगे ना कि अन्नमाचार्य कीर्तना जो है वो डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, तो आप सोचिएगा कि एग्जामिनर के दिमाग में अचानक से वेंकटेश्वरा भगवान कहाँ से आए होंगे। जरूर एग्जामिनर ने कहीं पढ़ा होगा, और एग्जामिनर ने अगर पढ़ा तो उसे राइट दिया। जनरली अगर स्टेटमेंट्स हिस्ट्री में आते हैं अजीब तरीके के, और आप खुद सोच करके देखिए, अगर आप पेपर सेट करते हैं तो यहाँ पे आप लॉर्ड कृष्ण की जगह लॉर्ड राम दे सकते थे, या फिर आप कोई और भगवान दे सकते थे। आपके दिमाग में अचानक से लॉर्ड वेंकटेश्वर तो नहीं आएंगे ना, समझ में आ रहा है कहने का मतलब। अचानक से तो आप लॉर्ड वेंकटेश्वरा के बारे में नहीं सोचेंगे, आप लॉर्ड कृष्ण को लॉर्ड राम कर सकते हैं, कोई और जगह फैक्ट को चेंज किया जा सकता है, बट वेंकटेश्वरा अचानक से आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप कितना ही समय से क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो यूपीएससी का। तो फोर्थ स्टेटमेंट का राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मतलब एग्जामिनर ने लॉर्ड वेंकटेश्वरा कहीं देखा होगा, ये सोच करके एग्जामिनर ने पेपर में डाला है। तो 4 राइट है, और यहाँ लॉर्ड रामा होंगे, लॉर्ड कृष्ण नहीं होंगे, ये सोच करके आप पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट करते हैं, और आपको पता होता है कि 4th राइट है कि वेंकटेश्वरा हो सकता है, एग्जामिनर ने पढ़ा होगा, ये सोच करके दिया है। तो इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर बी मार्क कर देते, 2 एंड 4 ओनली राइट आंसर। समझ में कहने का मतलब। ये 44 वापस देखिएगा जो कहना चाह रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है, एग्जाम में काम आएगा ये। फिर यूपीएससी ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ।
तो रूल ऑफ लॉ, डाइसी का रूल ऑफ लॉ आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। 3 प्रिंसिपल्स है उसका कि लॉ सुप्रीम होता है, लॉ इज सुप्रीम, उसके बाद में इक्वालिटी बिफोर लॉ, और थर्ड होता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है, मतलब आर्बिट्रेशन कह रहा हूँ, आर्बिट्रेरी एक्शन से बेसिकली बचाना मेन पर्पस है आपका रूल ऑफ लॉ का। तो क्या क्या फीचर्स हैं, तो लिमिटेशन ऑफ पावर ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ठीक है, पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, लिबर्टी एंड सिविल राइट ये भी ठीक है। तो थर्ड जैसे आप एलिमिनेट करेंगे, आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 4। देखिए, पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल होती है। यूपीएससी में यही ट्रिक किया था, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे आएगा, पीपल जो है वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू दी पीपल होती है। कहीं पे भी आपने क्या देखा है कि गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू दिस, ठीक है, पीपल आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल। क्योंकि देश, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। तो लोग इलेक्ट करके गवर्नमेंट को पहुंचा रहे, बेसिकली गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोगों के लिए, पीपल का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता लोगों के लिए। तो ये रूल ऑफ लॉ में कवर नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड आप एलिमिनेट करते, आपको आंसर बी और सी में कंफ्यूजन होता, और लिबर्टी और सिविल राइट 2 में आपको डाउट होता, 1 में डाउट होता लिमिटेशन ऑफ पावर। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है, पावर को लिमिटेशन, थोड़ा लिमिटेड पावर ही देना, ये नहीं कि आपको एब्सोल्यूट पावर दिया जाए और कोई डेस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद पार्ट 5 से हम लोग बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाकी की चीज़ों को। कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे की वीडियोज़ में। देखिएगा, कहने का ये मतलब है कि जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ सीक्वेंस में बैठ करके देखिएगा, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2, 3, 4 एक सीक्वेंस में देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को उस हिसाब से बिल्ड कीजिए, बहुत हेल्प होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे अगर आपने 5-10 साल के पेपर देख लिए ना, गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है आपका प्रीलिम्स में। तो ठीक है।